नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर नजर डालेंगे। छत्तीसगढ़ की खबरों पर हमर छत्तीसगढ़ में, और शुरुआत करते हैं दिल्ली से आ रही इस वक्त एक बड़ी खबर से। दरअसल दिल्ली से बड़ी खबर यह आ रही है कि 12 और 13 अक्टूबर को कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीटों पर यहां चर्चा की जानी है। प्रत्याशियों के नामों पर बैठक में मंथन होना है। दरअसल 7 सितंबर को कांग्रेस सीईसी की बैठक हुई थी और मध्य प्रदेश की 103 सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए गए थे। बाकी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होना है। पितृपक्ष के बाद कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करने की बात कह रही है। दिल्ली में होने वाली इस बैठक के बारे में और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल 12-13 अक्टूबर को ये बैठक होनी है और प्रत्याशियों के नाम पर बैठक में मंथन किया जाएगा। दिल्ली में होने वाली इस बैठक के बारे में डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि 7 सितंबर को इससे पहले सीईसी की बैठक हुई थी और इसके बाद अब जो जानकारी मिल रही है वो बैठक 12 और 13 अक्टूबर को होनी है। 14 को पितृपक्ष की समाप्ति है और क्या पितृपक्ष के बाद ये लिस्ट जारी होगी? प्रत्याशियों के नाम पर मंथन होना है बैठक में और इस बैठक को लेकर और डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। पितृपक्ष के बाद क्या कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित करेगी? जैसा कि मध्य प्रदेश में अभी 103 नाम तय कर लिए गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और अब इस पूरे मामले को लेकर जो जानकारी है वो ये कि 12 और 13 अक्टूबर को होने वाली बैठक में नाम चर्चा में आएंगे और नाम तय होंगे। हालांकि मध्य प्रदेश में 103 उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और आगे क्या उम्मीदवारों के नाम पितृपक्ष के बाद कांग्रेस पार्टी घोषित करेगी, इस पर भी लगातार रहेगी हमारी नजर। डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। दिल्ली में होने वाली इस बैठक को लेकर क्या रहेगी डिटेल। फिलहाल आपको बता दें कि 12 और 13 अक्टूबर को चर्चा होनी है, मंथन होगा। कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों को लेकर चर्चा करेगी। और दो हमारे सहयोगी अशरफ और आकाश इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली से। अशरफ से पहले अपडेट ले लेंगे। अशरफ, अभी की क्या अपडेट मिल पा रही है? 12-13 अक्टूबर को मीटिंग तय हुई है। देखिए, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि 12 और 13 तारीख को सीईसी हो और उसमें छत्तीसगढ़ को लेकर चर्चा की जाए। साथ साथ मध्य प्रदेश के जो बची हुई सीटें हैं हो सकता है उन पर भी चर्चा की जाए। तो एक क्योंकि 7 तारीख को पहले चरण में छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है, 7 नवंबर को बस्तर के पूरे इलाके का, तो उससे पहले तो सीईसी होना बहुत जरूरी है क्योंकि समय बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है और कांग्रेस पर लगातार दबाव है कि वो अपने उम्मीदवारों का ऐलान करे। और अब क्योंकि चुनाव घोषित हो चुके हैं, तारीख का ऐलान हो चुका है, तो कांग्रेस पर और ज्यादा दबाव है कि वो अपने उम्मीदवारों का ऐलान करे। तो इस वजह से कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 12-13 तारीख को सीईसी होगी और जैसे ही पितृपक्ष खत्म होता है तो हो सकता है कि तभी वो सूची जारी कर दे छत्तीसगढ़ के लिए और फिर मध्य प्रदेश के लिए भी वो सूची जारी करे, क्योंकि मध्य प्रदेश की भी अभी तक कांग्रेस ने सूची जारी नहीं की है। हालांकि मध्य प्रदेश के लिए सीईसी की पहली बैठक हो चुकी है और अब जैसे ही सीईसी होती है तो स्थिति पूरी साफ हो जाएगी। जो असमंजस की स्थिति दावेदारों मैं लौटता हूं अशरफ आपके पास। अभी रायपुर चलते हैं। आकाश शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आकाश, क्या अपडेट मिल पा रही है? गहमा गहमी रायपुर में भी है मूवमेंट्स? जी बिल्कुल, सीटों को लेकर रायपुर में भी इंतजार है। प्रत्याशी जिन्होंने दावेदारी की है इंतजार कर रहे हैं कि कब सूची जारी हो। कहा जा रहा है कि पितृपक्ष के बाद सूची जारी हो सकती है। संगठन का बैठक होना है, उसमें अंतिम मुहर लगना है। ऐसे में प्रत्याशियों को भी इंतजार है। जी बहुत शुक्रिया आकाश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आप दोनों ही नजर बनाए रखें, आगे अपडेट आपसे लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे। और बढ़ते आगे रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। छत्तीसगढ़ में चुनाव के ऐलान के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है और बीजेपी ने 15 पूर्व मंत्रियों के साथ ही सांसदों को भी मैदान में उतारा है। एक रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में 64 प्रत्याशियों के नाम है। पूर्व सीएम रमन सिंह को राजनांदगांव सीट से टिकट दिया गया। ब्रजमोहन अग्रवाल, नारायण चंदेल, विष्णुदेव साय, ननकीराम कंवर, धर्मलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर जैसे दिग्गजों को भी टिकट मिला है। बीजेपी ने 15 पूर्व मंत्रियों के साथ ही 3 सांसदों को भी टिकट दिया है। बीजेपी अब तक छत्तीसगढ़ में 85 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। दिग्गजों पर दाव के साथ ही बीजेपी ने 43 नए चेहरों को भी मौका दिया। एमपी की तरह ही छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने सांसदों को मैदान में उतारा। 3 सांसदों को टिकट दी गई। इनमें रेणुका सिंह, गोमती साय, अरुण साव का नाम शामिल है। रेणुका सिंह भरतपुर से चुनाव लड़ेंगी। गोमती साय को पत्थलगांव से टिकट मिला है। प्रदेश के करीब सभी नेता अपनी परंपरागत सीटों से चुनावी मैदान में उतरेंगे। पूर्व सीएम रमन सिंह राजनांदगांव, अजय चंद्राकर कुरूद, राजेश मूणत रायपुर पश्चिम, ब्रजमोहन अग्रवाल रायपुर दक्षिण से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा रंजना साहू धमतरी, महेश गागड़ा बीजापुर, केदार कश्यप नारायणपुर, सौरभ सिंह अकलतरा, प्रेम प्रकाश पांडे भिलाई शहर से चुनावी मैदान में होंगे। बीजेपी ने ये लिस्ट चुनावों की तारीखों के ऐलान के ठीक बाद की है। प्रदेश में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पहले चरण की वोटिंग 7 नवंबर और 17 नवंबर को होगी। वोटों की गिनती 30 दिसंबर को की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बढ़ते आगे, बिलासपुर के बिल्हा विधानसभा सीट से बीजेपी ने एक बार फिर धर्मलाल कौशिक को अपना उम्मीदवार बनाया। रायपुर से बिल्हा पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं ने उनके पहुंचने पर उनका स्वागत किया। दरअसल न्यूज़ 18 से जब उन्होंने बातचीत की और बातचीत में क्या कुछ उन्होंने कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। 1993 से लेकर लगातार 2023 तक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे कद्दावर नेता को अपना उम्मीदवार बना रही है जो पार्टी के लिए खरा उतारता रहा है। एक बार फिर उनको इस 2023 विधानसभा चुनाव में मौका दिया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं धर्मलाल कौशिक जी की। धर्मलाल जी, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने आपको मौका दिया है। किस तरीके से आप खरा उतरेंगे और क्या कुछ उम्मीदें क्षेत्र की जनता की है आपसे, उन उम्मीदों को कैसे पूरा करेंगे? सबसे पहले मैं केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने पार्टी ने हमारे ऊपर भरोसा किया है। साथ ही इस चुनाव को निश्चित रूप से हम जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। जहां तक क्षेत्र के विकास की बात है तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि ये विकास क्षेत्र के लोगों का जो विकास है, इसका श्रेय मैं उन लोगों को देता हूं, क्योंकि कांग्रेस को एक बहुत लंबे समय देने के बाद में ना सड़कें बन पाई, ना नहरें बन पाई, ना स्कूल बनाया लिमिट में एक हमारे सब स्टेशन, और आज जो चहुमुखी विकास हुआ है तो वास्तविक में इसका जो श्रेय जाता है क्षेत्र की जनता को जाता है, जो आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उनके आशीर्वाद से क्षेत्र का विकास हो रहा है। क्या लगता है, क्या उम्मीद करें 2023 चुनाव में, क्योंकि 7 और 17 नवंबर को मतदान होना है, 3 दिसंबर को परिणाम आना है? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे, भाजपा की सरकार बनेगी। कांग्रेस से सब उब चुके हैं। जिस प्रकार से झूठ, लबारी और असत्य, ये सबका ये सरकार में को देख लिया है कि किस प्रकार से झूठ बोल रही है सरकार। दूसरी बात, विशुद्ध रूप से इन्होंने जनता को धोखा देने का काम किया, महिलाओं को धोखा देने का काम किया, युवाओं को किया, कर्मचारियों को किया, अधिकारियों को किया। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो बचा हो कि इन्होंने धोखा नहीं दिया, और सब लोग इसको देख लिए हैं कि धोखा देने वाली सरकार नहीं चलेगी। लगभग सब संकल्पित है कि छत्तीसगढ़ के यदि बचाना है तो कांग्रेस की सरकार को विदाई करनी पड़ेगी। ये थे हमारे साथ भाजपा के कद्दावर नेता धर्मलाल कौशिक जी, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में कमल खिलाएगी। बिलासपुर से उमेश मौर्य, न्यूज़ 18। और इधर लिस्ट को लेकर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। आज कुटकुरी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्षस्थ नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सहित हमारा जो प्रदेश का नेतृत्व है, उनको सबको हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारे ऊपर विश्वास जताया है। और निश्चित रूप से इस समय बदलाव की स्थिति है पूरे क्षेत्र में, पूरे छत्तीसगढ़ में, और हम भी लगातार कुनकुरी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं
और बिल्कुल बदलाव की बयार है और निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगी। और बीजेपी की लिस्ट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि जो लिस्ट वायरल हुई थी बीजेपी की दूसरी लिस्ट में उन्हीं प्रत्याशियों के नाम हैं। पार्टी ने जानबूझकर राजनीति करते हुए ये रणनीति के तहत लिस्ट को लीक करवाया था। विपक्षी पार्टी ने हारे हुए चेहरों पर दाव लगाया है, फिर से मात मिलेगी। प्रियंका जी, कल जब मैं यहाँ से गया उस समय बोला था कि ये जानबूझ के सूची लीक की गई है। यदि जानबूझ के नहीं होता तो मैंने कहा था ईडी आईटी का रेड पड़ चुका होता, जो भी मीडिया हाउस ने इसको लीक किया है। लेकिन जो सूची आई है आप देख लें, वही सूची है, वही नाम है जो लीक हुआ था। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के तहत हुआ है, ये लीक कराया गया है, लीक हुआ नहीं। जिसको जनता ने पहले नकार दिया था, चाहे वो अमर अग्रवाल जी हों, चाहे राजेश मुणत जी हों, चाहे वो प्रेम प्रकाश पांडे जी हों, ये सारे चेहरे पिछले समय जनता ने नकार दिया था। उस पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया है और इनके पास अब कोई चेहरा नहीं है। मतलब जो हारे हुए हैं उसके में, उस सीट में भी वो सारे लोगों को टिकट दिए। और रायपुर में बीजेपी प्रत्याशी राजेश मुणत मंदिर पहुंचे। महादेव घाट के हटकेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। बीजेपी ने उन्हें रायपुर पश्चिम से टिकट दिया है और इससे पहले 2 बार वे इसी सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। और कल चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, जिसके बाद पुलिस ने चेकिंग अभियान तेज कर दिया। जगदलपुर की बात करें तो यहां बस्तर कलेक्टर और एसपी ओडिशा बॉर्डर पहुंचे और वाहनों की चेकिंग तेज कर दी और इसके लिए निर्देश भी दिए गए। दरअसल धमतरी पुलिस ने फ्लैग मार्च करके लोगों को सुरक्षा के लिए सुनिश्चित किया। और गरियाबंद के फिंगेश्वर क्षेत्र में डायरिया का प्रकोप फैल रहा है। फिंगेश्वर के वार्ड क्रमांक 15 में डायरिया फैला हुआ है। 5 डायरिया के मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। क्षेत्र में स्वास्थ्य कैंप लगने की आवश्यकता महसूस करते हुए क्षेत्र के लोगों का यह कहना है कि यहां स्वास्थ्य कैंप लगाया जाए। फिंगेश्वर क्षेत्र में डायरिया का प्रकोप लगातार फैल रहा है। आपको बता दें कि ये डायरिया 5 लोगों को अब तक अपनी चपेट में ले चुका है, लेकिन अभी इस वक्त जो स्थिति है उसके लिए आगे क्या स्वास्थ्य कैंप लग पाएगा, सवाल ये भी उठ रहा है। फिंगेश्वर क्षेत्र में डायरिया का प्रकोप लगातार जारी है। स्वास्थ्य महकमे के लिए ये एक चिंता का कारण बना हुआ है। 5 जन हो गए। कब से हुआ है? और 8-10 दिन हो गए। मेरे को वार्ड नंबर 15 के पार्षद के द्वारा जानकारी मिली है कि वहाँ डायरिया से 5 लोग अभी यहाँ शासकीय अस्पताल में एडमिट हुए हैं। तो मैं मांग करता हूँ कि वहाँ वार्ड नंबर 15 में कैंप लगाया जाए ताकि ये बीमारी ज़्यादा ना फैले। डायरिया का प्रकोप लगातार जारी है, जिसके बाद अब जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसके बारे में आपको बता रहे थे। और अब बढ़ते आगे दुर्ग से एक बड़ी खबर आपको बता दें। डेंगू के एक बार फिर मरीज सामने आने लगे हैं और अब 24 घंटे में 3 नए मरीज मिले। कुल मरीजों की संख्या 250 पहुंच चुकी है और डायरिया के बाद डेंगू का डंक लगातार लोगों को डरा रहा है और दुर्ग में डेंगू का प्रकोप फैल रहा है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटों में 3 नए मरीज मिलने से यहाँ चिंता काफी बढ़ गई है और कुल मरीजों की जो संख्या है वो 250 तक पहुंच गई है। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, निजी विश्वविद्यालय में मारपीट के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार कर लिया। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था। मंदिर हसौद थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। फरार आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है।
ये वीडियो सामने आने के बाद अब पुलिस कार्रवाई लगातार कर रही थी और इस पूरे मामले में 2 लोगों की अब तक गिरफ्तारी की जा चुकी है और इस गिरफ्तारी के बाद अब आगे क्या रुख रहता है, क्या कार्रवाई वो करते हैं, देखने का विषय होगा। बलौदा बाजार में ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया और इसका आरोप है कि 4 दिन से शराब को लेकर शिकायत की जा रही थी, लेकिन पुलिस आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। जिसके बाद गुस्साए लोगों ने थाना पहुंचकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और आरोप लगाया। दरअसल ये पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के जो नारे लग रहे हैं, थाने के बाहर ही लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। और खबर बलरामपुर से, जहां 60 टन अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया। दरअसल 2 ट्रक से यह विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया इसके सिलसिले में और बताया ये जा रहा है कि ये दोनों ट्रक मध्य प्रदेश के सिंगरौली जा रहे थे, एक बेमेतरा से, जबकि दूसरा ट्रक विशाखापट्टनम से आ रहा था। पुलिस को दोनों ही ट्रक के अंदर विस्फोटक सामग्री मिली और इसके संबंध में कोई कागजात नहीं मिले। अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। ट्रक्स को जब्त कर लिया गया है, चालकों को हिरासत में ले लिया गया और इनके कनेक्शंस कहां से जुड़े हुए हैं इसके बारे में पड़ताल की जा रही है। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस चुनाव समिति की आज एक बैठक होनी है। दरअसल मुख्यमंत्री के आवास पर दोपहर 3 बजे से यह बैठक शुरू होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, कांग्रेस राज्य प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज इसमें शामिल होंगे। और चुनाव के ऐलान और बीजेपी की सूची जारी होने के बाद एक दबाव यहां बनता हुआ दिखाई दे रहा है कांग्रेस पार्टी पर। नवरात्रि से पहले यहां पर नाम लगभग तय हो जाएंगे और पहले ही दिन नवरात्रि के कांग्रेस अपनी सूची जारी कर सकती है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। आज की बैठक में क्या कुछ रहेगा खास, आज की बैठक में क्या तय होगा, ये भी देखने का विषय होगा। फिलहाल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस चुनाव समिति की आज एक बैठक होनी है और इस बैठक को लेकर लगातार डिटेल्स अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आज दोपहर 3 बजे सीएम आवास पर यह बैठक होगी। ममता लांजेवार हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। ममता, क्या अपडेट मिल पा रहा है बैठक को लेकर? बिल्कुल, देखिए 3 बजे सीएम हाउस में बैठक होगी, क्योंकि बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची भी जारी कर दी है और सिर्फ 5 जगहों पे बची हुई है बीजेपी के प्रत्याशियों के नाम जो है, लेकिन बाकी जगह घोषणा कर दी है। तो जाहिर तौर पे कांग्रेस पे भी एक तरह से दबाव बढ़ा है और इसी को लेकर लगातार मंथन भी चल रहा है। तो आज फिर 3 बजे बैठक होगी और ये बताया जा रहा है कि करीबन 50 सीटों पर सिंगल नाम तय हुए हैं और उस पर भी एक बार और फिर से मंथन किया जा सकता है। और नवरात्रि के पहले दिन कल जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इशारा कर रहे थे, क्योंकि नॉमिनेशन को लेकर बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है और तो 13 तारीख से नामांकन शुरू होगा, तो ऐसे में करीबन सप्ताह भर ही समय होता है। तो यही वजह है कि नवरात्रि के पहले दिन प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी और इसी को लेकर बैठक होगी। जी, लेकिन ममता, अभी चूंकि नवरात्रि से पहले जो ये तय है क्या हो जाएगा नामों का, लेकिन घोषणा कब तक होने की संभावना है और कौन कौन लोग इस आज की मीटिंग में आने वाले हैं? देखिए, जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इशारा कर रहे थे, तो जाहिर तौर पर नवरात्रि के पहले यानी कि 15 तारीख को प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो सकती है, क्योंकि समय ही नहीं बचा हुआ है। और खुद सीएम कह रहे थे कि महज 19 दिन जो है वो तैयारियों को लेकर है और जिस तरह से 7 नवंबर से पहले शुरुआती जो 20 सीटों पर चुनाव है, तो इसी को लेकर मंथन होगा। और केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है वो करीबन 12-13 को संभावित ये बताया जा रहा है। तो इसके बाद में तुरंत नाम जो है 12-13 को ये बैठक होगी और 15 तारीख को सूची निकाल दी जाएगी। कम से कम पहले चरण के जो चुनाव जिसमें होने हुए हैं उनके प्रत्याशियों के नाम तो जारी कर देंगे, क्योंकि प्रत्याशियों को भी समय होना चाहिए। हालांकि ये भी है कि तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, ये इशारा कर रहे हैं कि जिन्हें टिकट देनी है उन्हें इशारा कर दिया गया है कि आप फील्ड में काम करिए, और वो फील्ड में जुट भी गए हैं। महज औपचारिकता बची है नाम सामने लाने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए ममता। और जगदलपुर से इस बीच एक बड़ी खबर, 16 दिन बाद के रेल मार्ग बहाल किया गया। दरअसल यहां पर भूस्खलन होने की वजह से कोरापुट सेक्शन में रेल ट्रैक पर मलबा आ गिरा था। पहाड़ का मलबा आ जाने की वजह से आवागमन बाधित था
और मनाबार और जरती के बीच रेल ट्रैक पर यह भूस्खलन हुआ था और अब ये मलबा हटाए जाने के बाद ट्रेन को बहाल कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये जो रेल लाइन है ये भूस्खलन की वजह से बाधित हो गया था और अब कोरापुट सेक्शन में रेल ट्रैक पर जो मलबा फैला हुआ था उसे हटाकर बहाल कर दिया गया है। अब यहाँ से ट्रेनों का आवागमन पहले की तरह हो सकेगा। और विश्व कप में आज मैच है और आज हैदराबाद की राजीव गांधी स्टेडियम पर पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच एक महत्वपूर्ण मैच है। एक तरफ बाबर आजम की टीम है तो दूसरी तरफ रसूल सनाका की सेना है और आज दोनों ही टीम्स जब मैदान पर उतरेगी तो जीत का ही इरादा होगा। श्रीलंका विश्व कप में एक मैच पहले ही हार चुकी है तो वहीं पाकिस्तान अपना दूसरा मुकाबला खेलने के लिए उतरेगी। पहले मुकाबले में पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को हराया था। अपडेट्स और खबरें आगे भी जारी रहेंगी। वक्त